हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रेन विद अजय। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड एसआई 2015 का मैथ्स का पेपर। जी हाँ, इसमें हम सॉल्व करेंगे मैथ्स के पूरे सवाल जितने भी 2015 एसआई के पेपर में पूछे गए थे। यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम उत्तराखंड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी हैं या जितनी भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड इस तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे, इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 5 गुणांकों का योग होता है। मतलब 3 के प्रथम 5 गुणांक। यार, ये तो बहुत ईजी हो गया। 3 के प्रथम 5 गुणांक कौन कौन से होंगे? पहला तो खुद 3 हो जाएगा, फिर दूसरा 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, फिर कितना? 1 2 3 4 और एक हो गया 15। तो भाई सिंपल सी बात है, गुणांक वही हो गए। 3 की टेबल ही लेके चल लो। 3 गने 3, 3 दूनी 4, 3 तीन 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो देखो क्या हुआ। अब मैं इनको ऐड करता हूँ। 9 9 18, 18 और 12 कितना हुआ? 30 और ये हो गया 45। तो सिंपल सी बात है, आंसर हमारा हो गया 45। आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है, एक शंकु की ऊंचाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर है और एक आधार के समानांतर समतल द्वारा शीर्ष से एक छोटा शंकु काटा जाता है जिसका आयतन मूल शंकु के आयतन का 1/64वां भाग है। आधार से ऊंचाई जिस खंड पर बना है क्या होगी? बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या है देखो, मान लो, मानना क्या है, दिया ये है कि एक शंकु है आपके पास। मैंने ये भाई शंकु बना दिया एक। वो कह रहे हैं कि इसको हमने क्या है, ये आधार हमारा ये हो गया। ये क्या हो गया? आधार हो गया। और इसकी रेडियस हमने मान लिया, बड़ा शंकु है तो कैपिटल आर मैंने इसकी रेडियस मान ली। और इसकी हाइट मैंने कैपिटल एच ले ली, जो हमें गिवन है कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। मैंने कहा कि यहाँ से इसको कट कर दे रहे हैं इस तरह से। भाई जब कट कर देंगे तो तभी तो एक छोटा सा एक शंकु बनेगा यहाँ पे, इतना सा। अब ये जो छोटा शंकु बना है, मैंने कहा इसकी हाइट आप एच ले लो और इसकी रेडियस आप छोटा आर ले लो। समझ रहे हो? अब देखो हो क्या रहा है। मैं अगर इसको थोड़ा सा इधर साइड में ऐसे अंदर का इसका निकाल के रख दूं ब्लूप्रिंट, तो कुछ ऐसे बात आएगी। मैं कहा कि मैंने अगर इसको ऐसे काटा यहाँ से, तो मैंने कहा ये स्मॉल एच ले लिया था मैंने। और ये वाली हाइट तो आपको पता है कितनी थी? कैपिटल एच हमने मानी हुई है, जो कि 60 सेंटीमीटर है। तो ये मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई। तो एक बात बताओ, जो बी डी होगा वो कितनी हो जाएगी? बी डी आपका होगी जी 60 माइनस एच हो जाएगी। यही हमें निकालना है कि किस ऊंचाई पर ये शंकु बना हुआ है, ये वाला। ठीक है। अब देखो ये वाले दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहे होंगे, कौन कौन से? एक तो ए बी सी और एक आ रहा होगा ट्रायंगल ए डी ई नजर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा किसके? ट्रायंगल ए डी ई के। और आपको पता है जब दो ट्रायंगल समरूप होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है ए बी, अपॉन में क्या लिख सकता हूँ? ए डी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन में डी ई। यानी कि ए बी कितना है? एच है। और ए डी कितना है? कैपिटल एच है। और बी सी कितना है? स्मॉल आर है। और डी ई कितना है? कैपिटल आर है। ये बात हमारी यहाँ से आ गई। या हम इसको और ऐसे लिख सकते हैं कि एच अपॉन में ये तो 60 है, यानी कि आर अपॉन में आर की वैल्यू कितनी आ गई? 60 अपॉन एच अपॉन 60 आ गई। ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई? फर्स्ट हो गई। अब देखो दूसरा रिलेशन इन्होंने क्या दिया हुआ। दूसरा ये कहा है इन्होंने कि जो वॉल्यूम है, छोटे वाले का मैंने V1 ले लिया और बड़े वाले का मैंने V2 ले लिया। ये इसका कितना है? 1/64वां भाग है। तो मैंने कहा भाई ये V2 को उधर डिवाइड में ले आते हैं, तो आप कहोगे V1 अपॉन V2 बराबर कितना आ गया? 1/64 आ गया, है कि नहीं? अब देखो, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई। ये V1 छोटा वाला है तो छोटी वाली त्रिज्या लेंगे और छोटी वाली क्या लेंगे? हाइट लेंगे। अपॉन 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, ये बड़े वाले के लिए हो जाएगा। 1 अपॉन क्या हो गया? 1/64 हो गया। देखो ये से दोनों कट गए।
बचा क्या है, बचा सिर्फ हमारे पास आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मैंने कहा इसको एक पूरे ब्रैकेट में ले लो इनटू में, और ये हमारा बचा है एच अपॉन में एच बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ, ये बराबर हो गया 1/64। देखो इक्वेशन फर्स्ट मैंने यहाँ पे बताया था आर अपॉन आर की वैल्यू क्या है, एच अपॉन 60 है कि नहीं है। मैंने कहा तो यहाँ पे एच अपॉन 60 रख दो जी। आपने कर दिया यहाँ पे स्क्वायर कर दिया एच अपॉन 60 इंटू में एच अपॉन एच स्मॉल एच बराबर 1/64। क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जा रहा है, मैं इस चित्र को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आप बैक करके देख सकते हो अगर कहीं भी दिक्कत आ रही होगी तो। ये देखो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। बस इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, देखो यहाँ पर एच स्क्वायर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा एच की पावर 3 अपॉन में यहाँ पे कितना है, ये भी हमारा 60 है, तो 60 इंटू 60, ये पहली से स्क्वायर है तो इंटू में कितना अपॉन में कितना हो जाएगा 60 का क्यूब बराबर 1 अपॉन कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 अपॉन 64। मैंने कहा एच क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, ये 60 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 60 का क्यूब अपॉन में 64। तो भाई यार एच क्यूब बराबर, ये देखो ये किसका क्यूब होता है 4 का होता है, तो 60 अपॉन में मैंने 4 लिख दिया, इसको पूरे का क्यूब रख दिया, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, मैंने 4 से इसको काटा 15 आ गया। एच की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 15 आ गई, मतलब जो छोटा शंकु है उसकी हाइट कितनी आ गई 15। वो कह रहे थे बेस से कितना ऊपर बना हुआ है, तो आपको पता है टोटल हाइट 60 है, -15 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 45 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। यहीं पर वो इतनी ऊंचाई पे हाइट पे बना होगा। ये हमारा आंसर नंबर सी हो गया। तो गाइज यार ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, मैं एक कंप्लीट वीडियो इस पे लेके आ सकता हूँ आयतन और वॉल्यूम पर। ठीक है, आयतन और ये जो सरफेस एरिया वगैरह होते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई कोई क्वेश्चन तो आता ही है, देखो अच्छे लेवल के कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो डालेंगे ही। हाँ तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, 228। ठीक है, क्या है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। चलो जी मैंने यहाँ पे ले लिया, एक ले लिया वर्ग और एक ले लिया वृत्त। भाई वर्ग का जो परिमाप होता है वो कितना होता है 4 गुणा गया साइड, यानी कि 4 है, मैंने इसकी साइड ए ले ली और इसकी मैंने रेडियस आर ले ली, तो इसका परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। मैंने कहा इन दो से दो कट गया तो यहाँ पे बचा जी 2a बराबर बचा पाई आर। या तो आप यहाँ से क्या करो आर की वैल्यू निकाल लो या ए की वैल्यू निकाल लो। मैंने आर की वैल्यू निकाल ली, कितना 2a अपॉन में पाई हो गई। मैंने क्या करा रेडियस की वैल्यू निकाल ली। अब देखो अब करेंगे क्या, उन्होंने कहा तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो यदि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। सबसे कह रहे हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालो, तो सबसे पहले जिसको पहले लिखा है वृत्त उसके नीचे रखेंगे वर्ग। मैंने लिया वृत्त, उसके नीचे लिया मैंने वर्ग। इन दोनों का क्षेत्रफल देखो पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल हो गया और साइड का स्क्वायर किसका हो गया वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। तो आपने कहा जी पाई की वैल्यू, पाई को पाई रहने दो अभी, आर की जो वैल्यू हमने निकाली थी अभी निकाली थी 2 अपॉन में ए, टू 2a अपॉन में पाई का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा। आप देखो कितना आसान क्वेश्चन हो जाएगा। आपको पता है कि ये स्क्वायर है, देखो सबसे पहले कर ही लेते हैं, ये आ जाएगा 4a² बटे में पाई का स्क्वायर, ये पाई इंटू पाई कर दो कोई दिक्कत नहीं, और बटे में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो मैंने देखा एक पाई से एक पाई कटा, और ये जो ए से ए कट जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी सिर्फ हमारे पास क्या बचेगी 4 अपॉन में पाई बचेगी। कितनी बची 4 अपॉन में पाई। अब देखो 4 अपॉन पाई को हम क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन, ये मैंने लिख दिया 22/7। मैंने कहा 2 से ये बार 2 से 11 बार, और ये हमारे पास उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 14:11। तो भाई साहब कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, यही हमारा आंसर हो गया। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब बैक टू बैक मेंसुरेशन से देखो कितने प्यारे प्यारे सवाल हैं दोनों के दोनों। तो आपको समझ में आया होगा आई होप। वीडियो सेशन को यार लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। कह रहे हैं एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर साया। ये मैंने ले लिया, खंबा ले लिया, ये 6 मीटर ऊंचा है, इसकी जमीन पे क्या है, छाया बन रही है। ये आ गई छाया बननी है, कितनी है, 2√3 मीटर की बननी है छाया। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो वो कह रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। तो भाई निकाल देंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस, यानी कि लंब बटे। अरे भाई लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, हमने वही तो लिखा है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब कितना है, 6, आधार कितना है, 2√3, 2 से मैंने काटा 3 बार, तो यह है 3√3। तो देखो जब हम इसको इसका हर का सरलीकरण करेंगे, रैशनलाइज करेंगे इसको, तो देखो ऊपर क्या है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू में √3 बटे में √3 से ये कट गया, तो आया √3, यानी कि टेन थीटा बराबर √3 आ गया। और टेन थीटा √3 कब होता है, जब टेन थीटा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कब होगा, 60 डिग्री। तो आंसर कौन सा हो गया भाई, ए हो गया हमारा। कौन सा हो गया, ए हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, त्रिकोणमिति से ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हाइट एंड डिस्टेंस का। सबसे पहले आप चलते हैं ये। अब देखो यार, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा। एक घटना घटित होने की प्रायिकता निम्न में से कौन सी नहीं हो सकती है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोई भी घटना की जो प्रायिकता होने की संभावना होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। ये प्रायिकता होने की क्या होती है, संभावना होती है। तो जहां पर भी वो कह रहे हैं कि घटना होने की कौन सी नहीं हो सकती, या तो वैल्यू जहाँ पे निगेटिव आ रही हो, या जहाँ पर वैल्यू कैसी आ रही हो, 1 से बड़ी आ रही हो। तो भाई एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, 1 से बड़ी वैल्यू, यही हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसमें तो सोचना भी नहीं था ज़्यादा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखो गाइस, अगला क्वेश्चन 231 क्वेश्चन देखो क्या है। एक ही समय पर दो पासे फेंके जाते हैं, पासों पर अलग अलग अंक आने की प्रायिकता क्या है। भाई आपको पता होगा कि एक पासे पे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, सेम एक पासा और है ऐसे ही जो फेंका जा रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो टोटल हमारे पास आउटकम होते हैं, ठीक है, टोटल जो आउटकम हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, 36 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 36 हो जाते हैं। जो जो मतलब टोटल निर्णय निकलने वाले होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 36 हो जाते हैं टोटल। तो वो कह रहा है कि उसकी प्रायिकता निकालो, एक ही समय पर दो पासे फेंके जाते हैं, पासों पर अलग अलग आने की अंक आने की प्रायिकता क्या है। तो देखो भाई ऐसी कंडीशन में देखो, सिर्फ हमारे पास जैसे 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, और 6 6 आ सकता है। तो ये देखेंगे टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ ऐसे 6 ही हमारे पास आउटकम है जो एक साथ दो दो सेम नंबर लेके आ सकते हैं, और बाकी है टोटल कितने, 36। तो भाई अगर मैं इन 36 से 6 को माइनस कर दूं, तो मतलब 30 आउटकम ऐसे होंगे जिन पे अलग अलग नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं कहता हूँ वो प्रायिकता निकालनी, तो पीई यानी कि प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर। तो वो क्या हो जाएगा देखो, वो प्रायिकता, तो हम लिखेंगे जो हमारे फेवर में आउटकम है वो 30 हो जाएंगे, और टोटल कितने हैं, 36 हैं। तो 5 छंग 30, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, यानी कि 5/6 आंसर हो जाएगा। तो 5/6 बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही बढ़िया, प्रोबेबिलिटी का हाई स्कूल की किताब से क्वेश्चन है पूरा एकदम। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी गाइज आपको पता होनी चाहिए, अगर आप एसआई लेवल की अगर तैयारी कर रहे हो, तो प्रायिकता वगैरह की ये सब चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि दो सिक्कों को छानने पर या दो पासों को छानने पर कितने आउटकम बनते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है ये भी देखो प्रायिकता से आ गया। 232, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, अधिकतम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी।
भाई मैंने कहा एच और टी, एक सिक्का ये रहा। मैंने कहा एच और टी, एक सिक्का ये रहा। मैंने कहा मान लो पहले जो सिक्का है उस पे एच आ जाता है उछालने पर, तो दूसरे की तरफ से क्या आ जाता है, मान लो दूसरे की तरफ से फिर एच आ गया। एक क्वेश्चन, एक तो प्रोबेबिलिटी ये बनी। दूसरा मैंने कहा अभी भी एच ही आ रहा है दूसरी बार जब उछाला हमने, ठीक है, 2 बार उछाला ना, ठीक है। तो आपने कहा जी यहाँ से हो सकता है इस बार क्या आ जाए, टेल आ जाए, ठीक है। आपने कहा जी हमने फिर, हो सकता है पहली बार जब उछाला था टेल आया था, तो आपने कहा जी इधर से हो सकता है आपके पास एच आ जाता। मैंने कहा उधर से जब हमने उछाला तो टेल आया, तो आपने कहा हो सकता है इधर से भी टेल आ जाए। तो ये चार हमारे पास क्या बन गया, आउटकम बन गए। मतलब ये, अब हम देखेंगे इसमें एक शीर्ष, मतलब एक शीर्ष आने की, जो एक हेड आने की क्या प्रैक्ट होगी। तो हमने देखा हेड कितने उसमें आ रहा है, एक कंडीशन तो ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी। मतलब तीन ऐसे हमारे फेवर में है जिसमें हेड आ ही रहा है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, पीई बराबर, मैंने बताया था जो हमारे फेवर में होते हैं बट टोटल जितने हमारे आउटकम होते हैं उनको नीचे रख देते हैं। तो 3/4, तो सी ऑप्शन हो गया। 3/4 क्या हो गया, आंसर हो गया। बस यही हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत ईजी है यार ये भी। भाई अगर आपको दिक्कत आ रही है किसी भी चीज़ में, देखो क्योंकि यहाँ पे मैं टोटल ये चैप्टर या कोई भी एक कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर नहीं सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं एक उस पे स्पेशल वीडियो लेके आऊँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 223, ये देखो क्या है। एक प्राकृतिक संख्या को 12 बढ़ाए जाने पर, चलो जी मैंने एक प्राकृतिक संख्या x ले ली, मैंने उसे 12 बढ़ा दिया, अपने व्युत्क्रम का 60 गुना हो जाती है, 160 गुना हो जाती है। मतलब 1/x का कितना हो जाती है, 160 हो जाती है। तो यार ये तो क्या बन गई है हमारी, एक तरीके से क्या बन गया है, ये क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगी। तो आप ऐसी कंडीशन में करोगे, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, क्या करो आप, तो क्या कर लो, डायरेक्ट इससे भी जा सकते हो, ऑप्शन से, ऑप्शन से भी क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली जा सकते हो। मैंने कहा 8 को आप 12 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये जो 20 है, क्या अपने व्युत्क्रम का, मैंने देखा 8 और मैंने देखा 160 रखा, और मैंने देखो काटा तो डायरेक्ट 20 आ गया। अरे वाह, पहले ही ऑप्शन से मिल गया। तो इसका मतलब आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे, ऑप्शन से जाओगे, इसमें आप फैक्टर करोगे, बहुत चीज़ें लंबा चौड़ा हो जाएगा हिसाब किताब। देखो मैंने कहा भाई मैंने 8 लिया, 8 को मैंने 12 बढ़ा दिया तो कितना आ गया था, 20 आ गया था, नहीं आ गया था। अब मैं देखूंगा इसका व्युत्क्रम मैंने उल्टा कर दिया, 1/8, क्या ये 160 का जब गुना कर रहे हैं तो क्या बराबर 20 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मैच कर गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखो ऑप्शन से ही जा सकते हैं हम ऐसे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा और इतना भी टाइम नहीं होता, टाइम सेव भी करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, तो यार ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 234, 100 और 200 के बीच आने वाले पूर्णांकों जो 9 के द्वारा विभाजित होते हैं उनका योग निकालना है। तो सिंपल सी बात यह है कि भाई हम देखेंगे 100 और 200 के बीच में विभाजित होने वाली, तो ये तो भाई समांतर श्रेणी से हो गया ये क्वेश्चन। समांतर श्रेणी के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको जानना है, देखनी है तो वो देख सकते हो जाके। तो मैंने देखा कि 100 के बाद मैं देखूंगा सबसे पहला नंबर कौन सा है जो 9 से डिवाइड हो रहा है। और 9 से डिवाइड होने की खासियत ये होती है कि जिन अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा होगा, तो वो नंबर क्या होगा, हमारा 9 से डिवाइड होगा। तो मैंने इधर देखा पहला नंबर आ गया 108, इधर मैं गया 200, 199 नहीं हो रहा, 198 बिल्कुल हो रहा है। तो ये मुझे पता चलेगा कि पहला तो मिल गया 108, दो पीछे से मिला मेरा 198, यानी कि मुझे पता चल गया ये 198 वाला, मैं ये पता चल गया ये लास्ट पद है। अगर मुझे ये पता चल जाए कौन से नंबर का पद है, तो मुझे टोटल पता चल जाएगा कि ये कितने नंबर हैं ऐसे जो 9 से डिवाइड हो रहे हैं इनके बीच में। तो मैंने कहा ये ए एन मान लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 198। तो ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी बराबर 198। आपने कहा जी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 108 प्लस एन माइनस वन इंटू में 9 हो गया, बराबर कितना आ गया, 198। मैंने कहा n माइनस वन इंटू में 9, ये 108 को इसमें से माइनस करेंगे तो आपको पता है डायरेक्टली कितना बच रहा है, 90 बच रहा है। मैंने 9 से इसको काटा तो कितना आ गया,
10 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, ये 1 इधर जाके प्लस होगा, n की वैल्यू आ गई 11। मतलब 11 ऐसे नंबर हैं, ये जो 11 टोटल इतने नंबर हैं जो 100 और 200 के बीच में डिवाइड हो रहे हैं, किससे, 9 से। उनका सम निकालना है, तो सम निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट होगा n/2 a प्लस में l। क्या होता है n/2 a प्लस में l। आपने देखा 11/2 इंटू में a कितना था हमारा 108, और ये कितना था l हमने अभी निकाला था 198। मैंने कहा 11/2, आपने सम करा 8 8 कितना हो गया 16 हो गया, कितना हो गया 8 8 16। और फिर मैंने देखा ये 9 और एक 10, फिर 0 हो गया, और ये हो गया 306, ऐसे आ गया, कितना आ गया 306 आ गया। मैंने इससे इसको डिवाइड करा तो देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 11, और इसकी 153 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, लास्ट का डिजिट देखो 3 आ रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं कहीं यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, यस आ रहा है, तीसरा ऑप्शन में आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1683 आएगा। नहीं अगर कंफर्म हो रहा तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी, समांतर श्रेणी से। भाई अगर आप देखना चाहो समांतर श्रेणी की वीडियो मैंने डाली हुई है, हाई स्कूल का चैप्टर है, बहुत अच्छा है। तो यार गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर एक निश्चित औसत गति से तय करती है, 72 किलोमीटर की दूरी उसकी मूल गति से 6 किलोमीटर अधिक की औसत गति से तय करती है। यदि कुल यात्रा 3 घंटे में पूरी हो तो रेलगाड़ी की औसत गति क्या होगी। देखो गाइस बहुत ही बढ़िया, टाइम एंड स्पीड से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि माल एक दूरी कर रहा हो 63 किलोमीटर और एक कर रहा 72 किलोमीटर। ये सपोज करो x किलोमीटर की स्पीड से कर रहा है, फिर उसने क्या करा, स्पीड अपनी 6 घंटे बढ़ा दी, ये कर रहा है फिर 72 किलोमीटर, और ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 3 घंटे लग रहे हैं इसको कंप्लीट करने में। तो आपके पास तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हो, बाई 63 डिवाइड करा x से, ये पहला टाइम आ गया t1, और ये हमने का देखा दूसरा टाइम आ गया, और टोटल टाइम कितने लग रहे 3 घंटे। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो था भाई बेसिक मेथड है, लंबा टाइम है, अगर आप कर सकते हो ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कर लोगे। लेकिन अगर मैं होता तो देखो मैं कैसे करता इस क्वेश्चन को। हमें पता है पहले चल रहा वो 63 किलोमीटर, ठीक है, फिर चल रहा वो 72 किलोमीटर। डिफरेंस कितना है स्पीड डिस्टेंस में, आपने कहा जी 9 किलोमीटर का डिफरेंस है। भाई 9 किलोमीटर का डिफरेंस है, क्यों आ रहा, क्योंकि उसने 6 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड बढ़ा दी है। मतलब 6 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड बढ़ाई है, तभी ये 9 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा। मतलब मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ, मैं इसको काट देता हूँ, तो मैंने काटा ये, मैंने 3 से काटा, मैंने 2 से काटा, 3 से काटा, 3 दूनी 6, मतलब ये, और इधर आया मेरा 3 तिया 9। तो मुझे पता चला कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो 3 किलोमीटर चल सकता है। अब हमें हमने निकालना क्या, देखो हमने निकालना 63 किलोमीटर चलने के लिए कितना, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कहा भाई 21 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 21 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, आ गया ना, यहाँ पे 42 किलोमीटर पर आवर आ गया, और यहाँ पे 63 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और यही हमारा सी आंसर हो जाएगा। फिर देखो यही चीज अगर मैं देखूँ, मैंने ये निकाला था ना कि 2 किलोमीटर पर आवर में 3 किलोमीटर चल रहा, अगर देखो मुझे 72 चाहिए होगा, तो 72 के लिए क्या करेंगे, मैंने कहा 72 के लिए 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने देखा जी 72 किलोमीटर, ये स्पीड आ गई 48 किलोमीटर, और यहाँ पे आ गया 72 किलोमीटर। बिल्कुल सही है जी, देखो 42 और 48 के बीच में डिफरेंस भी 6 किलोमीटर पर आवर का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तरीका भी ठीक है, आप इससे सॉल्व करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। तो यार वीडियो सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, जब वीडियो पे लाइक आते हैं तो मन करता है कि मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊँ।
चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो गाइस आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांकों को बताइए जिनके वर्गों का योग 290 है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे दो विषम धन पूर्णांक बताने हैं तो भाई ऑप्शन से ही चले जाओ ना। मैंने देखा 11 का कितना होता है 121, 13 का कितना होता है 169, दोनों को प्लस करा जी 0, 6 2 8 और एक ये 9 कैरी हुआ था 290, पहले ही ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ेंगे, कुछ करना ही नहीं था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस 237। वो कह रहे हैं ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी और ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे ये दो दिख रहे हैं आपको, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये आ गया ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। अब देखो इन दोनों को भी देख लेंगे, फिर से वही आ गया ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 और ये इंटू में मल्टीप्लाई हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। अब ये फिर से ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला हो गया, तो मतलब ये कितना हो जाएगा ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पहला आंसर हो गया, ओ सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था यार, बिल्कुल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था अलजेब्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 238 क्वेश्चन है। 10 व्यक्ति, चलो जी 10 व्यक्ति 2 घंटे में 15 पेड़ काट सकते हैं। तो वो कह रहा है अगर दो व्यक्ति कार्य छोड़ दें मतलब 8 बचेंगे कि नहीं बचेंगे। वो कह रहा है कि 3 घंटे में कितने पेड़ काट सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, यूनिटरी मेथड लगा दो। हमें पता है 10 व्यक्ति 15 पेड़ काटते हैं, तो एक व्यक्ति कितना काटेगा, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आप कहोगे जी 1.5 ट्री। अब ये कितने 2 घंटे में काट रहे हैं इतने लोग, 1.5 ट्री कितने में काट रहे हैं 2 घंटे में काट रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना काटेंगे आप कहोगे जी 1.5 अपॉन में 2। ये आ गया 1 घंटे में एक बंदा कितने पेड़ काटेगा, ये हमारी ये वैल्यू आ गई। तो हमने देखा 8 बंदे कितने पेड़ काटेंगे वो भी 3 घंटे में, तो हम देखेंगे 1.5 अपॉन में 2 इंटू में 8 और इंटू में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखा 4 बार 15 चौको 60 यानी कि 6 और 6 कितना हो गया 18। 18 विल बी द आंसर। देखो बी ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड यूज हो रहा है 7th 8th क्लास में जो हम करते आते हैं पढ़ते आते हैं वही चीज़ है। तो देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम यानी कि एचसीएफ 12 है और उनका अंतर भी कितना है 12 है, तो वे संख्याएं बताओ क्या है। तो यार सिंपल सी बात है, ऑप्शन पे चले जाओ। ऑप्शन क्या 12 66 को काट रहा है, नहीं काट रहा है, इसको भी नहीं, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। 12 ऐसे काट रहा है, इसको काट रहा है बिल्कुल भी नहीं कट कर रहा है, ना इसको डिवाइड कर रहा है ना इसको। 12 94 को भी डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको भी नहीं काट पा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। भाई इस पे चलते हैं 12 7 84, 12 8 96 और इन दोनों का डिफरेंस भी 12। तो भाई ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया ना। देखो कोई कोई इस क्वेश्चन, तो देखो यार गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन तथा अश्विन के बीच 90 टिकटों को इस अनुपात में बांटा जाता है, 2:3 में बांटा जाता है। तो अश्विन नितिन को कितने टिकट दे कि दोनों के टिकटों का अनुपात 4 से 5 हो जाए। सबसे पहली बात तो हमें पता है यहाँ पे 90 टिकट हैं, 2:3 में बांटना है, मतलब 2 टिकट इसको मिलेंगे, किसको ये मेरा हो गया नितिन और ये हो गया मेरा अश्विन। 2 टिकट अगर अश्विन को मिलने तो 3 किसको मिलेंगे, सॉरी 2 टिकट नितिन को मिलने हैं तो 3 किसको मिल रहे हैं अश्विन को। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 + 3 बराबर कितना हो रहा है 5। 5 टिकट है मतलब 5 की वैल्यू किसके बराबर है 90 के, तो 1 की बराबर किसके हो गई 18 के होगी कि नहीं होगी। तो मैं कह सकता हूँ एक यूनिट की वैल्यू 18, तो मैं कह सकता हूँ यानी कि नितिन को 36 टिकट मिल रहे होंगे और अश्विन को
54 टिकट मिले होंगे। तो वो कह रहे हैं कि अब ये जो अश्विन है ये कितने टिकट दे दे नितिन को कि इनका अनुपात कितना हो जाए, 4:5 हो जाए। तो देखो यार, सबसे बढ़िया मैं तो ये कहूँगा ऑप्शन से चले जाओ, बहुत सही होता है ऑप्शन से भी देखना। देखो अगर मैं यहाँ से 7 निकालता हूँ तो यहाँ पे बचेंगे कितने, 47, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 43। यार ये अनुपात तो बिल्कुल बेकार आ रहा है, कटेगा भी नहीं। चलो दूसरे ऑप्शन पे चले जाते हैं। मैंने कहा अगर ये 14 दे दे, इसको क्या करे, 14 दे दे, तो इसके पास कितने बचेंगे, 40, और इसके पास कितने हो जाएंगे, 50। तो मैं अगर यहाँ रेशियो निकालता हूँ 50 और 40 का, तो देख रहे हो 5:4 ही आ रहा है। यही हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। अच्छा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 241 क्या है, ए लेस देन जीरो। भाई ए अगर लेस देन जीरो है तो हो सकता है ए क्या हो, नेगेटिव वैल्यू होगी। मैंने कहा ए को आप क्या ले लो, चलो -1 ले लो। ठीक है, ए हमारा -1 है और लेस देन जीरो भी है। तो वो कह रहा है एक तो यहाँ पे चलो ए की वैल्यू मैंने -1 ली थी तो ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -4 हो गया, ये -8 हो गया। तो अगर निम्न चार संख्याओं में से कौन सी सबसे अधिकतम है। तो आप एक बात बताओ, माइनस में जितना दूर जाओगे वो कितनी हो जाएगी, उतनी छोटी संख्या हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या तो यही हो गई, ए ही हो जाएगा। तो ए आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यार गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं कि 100 और 10 और 100 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 5 अंक आता है। तो भाई यार 5 अंक आता है तो सबसे पहले तो ध्यान हमारे दिमाग में क्या आएगा, 50 से 59 तक। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, और ये आ गया 59। तो मैंने देखा कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 संख्याएं तो ये हो गई ऐसी। कितनी हो गई, 10 संख्याएं तो ये होगी, मैंने 10 लिख दी इधर। फिर मैं देखूंगा और कहाँ कहाँ 5 आता, तो भाई देखो वहाँ 15, 25, 35, 45, 55 तो हमने लिख दिया तो लिखेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, 65, 75, 85, और क्या हो गया, 95। इनको गिन लेते कितनी हो रही, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं ये हो गई। तो दोनों को जब हमने जोड़ा तो देखो 18 संख्याएं हो गई कि नहीं हुई, ए आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। यदि 5 पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक है तो 5 पूर्णांकों में से अधिकतम कितनी संख्याएं ऋणात्मक होंगी। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमारे ऋणात्मक ऋणात्मक चिन्हों की संख्या कैसी होगी, विषम होगी, तो भाई वो ऋणात्मक ही आएगा। कैसा आएगा, निगेटिव ही आएगा आंसर। तो वो तो खुद कह रहे हैं कि यदि 5 पूर्णांकों का गुणनफल ही ऋणात्मक है तो 5 पूर्णांकों में से अधिकतम कितनी संख्या ऋणात्मक होंगी। तो भाई पांचों की पांचों होंगी, सिंपल सी बात है, सोचने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल के लिए ले लो, -1 इंटू में -1 इंटू में -1 इंटू में -1 इंटू में -1। मैंने इन दोनों का करा, प्लस हो गया। फिर मैंने इन दोनों को करा प्लस, ये दोनों प्लस प्लस, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, देखो माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा, -1। पांचों की पांचों माइनस होने पे भी देखो क्या आ रहा है, -1 ही आ रहा है। तो मैक्सिमम पांचों की पांचों ही माइनस हो सकती है। पांचों की पांचों कैसी हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो यार क्वेश्चन नंबर 244 देखो, इस बार दिए गए पूर्णांकों में से सबसे अधिक भाजक किसके हैं, ये बताना है सबसे अधिक भाजक किसके हैं। तो देखो भाई ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर जिसके सबसे ज़्यादा होंगे उसके सबसे ज़्यादा क्या हो जाएंगे, भाजक हो जाएंगे। तो मैंने देखा यहाँ पे 176 है। ओबियस सी बात है, देख के लग रहा है इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो मैंने देखा, क्योंकि देखो ये 99 है और ये 101 है, इनके ज़्यादा फैक्टर तो जाएंगे नहीं। यहाँ इन दोनों में मुझे डाउट है, मैं इनको चेक कर लेता हूँ। तो इनको भी कर लेंगे चेक, देखो कैसे करेंगे। तो मैंने देखा 176 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 28, और ये 88 इंटू में मैंने लिखा 2। फिर मैंने इसको और ब्रेक कर दिया तो देखा मैंने 8 इंटू में 11 और ये 2, मतलब ये आ गया 2 की पावर 4 इंटू में 11 की पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं कि ये जो पावर होती है इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं,
इनटू में इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे 2, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर इसके आगे 10। तो हमें पता चला इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 10 हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा था अब इसको चेक कर लेते हैं 182 को। तो मैंने देखा ये कितना हो रहा है, 2 9 जा और ये 9 इंटू में 2। मैंने देखा 3 इंटू में 7 इंटू में 2, मतलब यहाँ पे 13 की पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। प्राइम फैक्टर कर लेते हैं कुल मिला के बात ये। अब देखो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कैसे आएंगे। तो मैंने कहा इसमें +1 एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे 2, इसमें भी एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे 2, इसमें भी एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे 2, यानी कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा किसके आ रहे हैं, इसी के आ रहे हैं 176 के, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 176। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप कर सकते हो जैसे मैंने चेक करे हैं। तो यही हो जाएगा। तो हमें जब मिल गया है 176, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी देखो ज़्यादा टफ नहीं होगा यार, इसको ऐसे कर लो ना। ये 99 है तो 99 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 यानी कि 3 इंटू 3 में क्या हो गया 11। तो इसके भी देखो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, 8 ही आएंगे। इसके भी कितने आ जाएंगे, 101 के। 101 के भी तो ज़्यादा फैक्टर आएंगे नहीं, तो सबसे ज़्यादा किसके हो रहे, 176 के हो रहे। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 से 1000 के बीच में 5 से विभाज्य होने वाली प्राकृतिक संख्याओं की क्या संख्या होगी। सबसे पहली बात, 1 से 1000 तक के बीच में, सबसे पहले मैंने देखा इधर सबसे पहले आ रही है एक संख्या 5, उसके बाद 10, ऐसे चलती चलती चली जाएगी। और 1000 के बीच में बतानी, तो लास्ट में जो सबसे डिवाइड होगी तो भाई 995 होगी कि नहीं होगी। अब हमें पता चल गया ये लास्ट पद है। क्या है ये, देखो एक एपी का काम कर रही है, 5 5 बढ़ते चले जाएगा ना। तो एपी का ये लास्ट पद है। अब हम ये निकाल लेते हैं कि कौन सा पद है, तो हम ए एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या होता है डी। ये क्या हो गया, एन माइनस वन इंटू में डी। तो ये हमारा 995 आ गया। ए हमारा कितना हो गया, 5 आ गया, प्लस एन तो हमें निकालना है और डी भी हमारा कितना है, 5 है, क्योंकि 5 5 का अंतर है। मैंने 5 माइनस करा तो ये हो गया 990 हो गया, बराबर एन माइनस वन इंटू में 5। ये 5 इंटू में था, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। जब मैंने इससे इसको डिवाइड करा तो मेरा क्या आया, 5 बन जा 5, 4 बचेगा, 5 9 जा 45। फिर फिर कितना बचेगा, 4 बचेगा, 5 8 जा कितना हो गया 40। यानी कि n माइनस वन की जो वैल्यू आ गई वो किसके बराबर आ गई, 198 के। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 198। ये 1 इधर प्लस हो जाएगा आके, तो n की वैल्यू आ गई 199। नंबर ऐसे हैं जो 5 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। 199 विल बी, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। कौन सा हो गया, बी आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, 199 आ गया दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। देखो यार एपी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं तभी आपको बता रहा हूँ। एपी के ऊपर मैंने वीडियो डाली हुई है, अगर आपको देखनी है तो आप जाके देख सकते हो गाइज। मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है एपी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक्स स्क्वायर, चलो जी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर दिया है 100। चलो और क्या दिया है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। मैंने कहा इसको खोल देते हैं, ये आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस में कितना हो गया 2xy बराबर कितना आ गया 100। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हमने कहा आप इसको भी खोल दो, आपने इसको भी खोल दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना आ गया 2xy बराबर 16। मैंने कहा अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, माइनस कर दो। माइनस करोगे तो ये माइनस, ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड है। मैंने कहा माइनस कर दो, तो माइनस करोगे ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो और ये माइनस, तो मैंने देखा यहाँ पे आया 4xy बराबर कितना आ गया 84 आ गया। यानी कि xy बराबर कितना आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 4। 4 से मैंने काटा दो टाइम और 4 से काटा एक बार, तो xy की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। कितनी आ गई 21। तीसरा आंसर हो गया भाई हमारा, सी आंसर हो गया। बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट से नहीं, सिंपल नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट से है, चक्रवृद्धि ब्याज से। एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3 साल में 800 और 4 साल में 840 हो जाती है। तो ब्याज की दर निकालनी है भाई, सीधी सी बात है। देखो कोई राशि है, मान लिया ये राशि है हमारे पास P, 3 साल में कितनी हो रही है, 800 हो रही है, और 4 साल में कितनी हो रही है, मैं यहाँ पे देखता हूँ। 4 साल में, ये 3 साल है, और 4 साल में हो रही है 840 हो रही है। तो भाई यहाँ पे देखो 1 साल का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 1 साल में कितनी बढ़ रही है, 800 पे 40 बढ़ रही है। कहने का मतलब ये है 40 रुपये बढ़ रहे हैं 1 साल में, कितने बढ़ रहे हैं, 40 रुपये। तो बस अब तो हमें रेट ही तो निकालना है। बस 40 रुपये बढ़ रहे हैं 1 साल में, कितने पे, 800 पे। यहाँ पे देखा हमने, परसेंटेज निकाल लेंगे कितना हो रहा, तो 8×5 = 40, यानी कि 5%। यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, यही सी ऑप्शन हो गया। सी विल बी द आंसर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था यार ये तो, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं दिक्कत आनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये 48 248 क्वेश्चन देखो, 48 नंबर का। वो कह रहा है कि सही कथन छांटिए, इसमें से सबसे सही कथन बताना है कि कौन सा होगा। तो यार ये कैसे करोगे, देखो सबसे पहले क्या है, इन सबको लिख लो 9/7, 7/9, क्योंकि सब में तो यही है, 9/11, और यहाँ पे हमारे क्या है, 11/13 है। ठीक है, हमने ये देखना है कि इसमें से कौन सी क्या है। देखो आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। क्या करो, आप नीचे जितने भी ये नंबर हैं इनका एलसीएम ले लो, उनसे मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, पॉइंट में वैल्यू निकाल लो, डिवाइड कर लो। आपने देखा, मैं अगर 9 से इसको डिवाइड करूँगा तो मुझे पता है 9 से अगर मैं 7 को डिवाइड करूँगा तो 0 पॉइंट यहाँ लगाऊंगा, 9×7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। फिर बचेगा 7, फिर 0, 9×7 63। ये तो मुझे पता चल गया। तो देखो ये मुझे पता चल गया कि इसकी जो वैल्यू आ रही वो आ रही 0.77। अब मैं कहता हूँ इसकी भी ऐसे निकाल लो। 11 से मैंने डिवाइड करा, किसको, 99 को, ओ सॉरी 9 को। 11 से अगर आप 9 को डिवाइड करोगे तो मैंने कहा पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा लो। यहाँ पे हमने देखा 8 टाइम जाएगा, 2 आया, फिर कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। बस दो दो अंकों तक ही निकालो, 0.8 बनाया कि नहीं आया। ये वैल्यू मुझे पता है इससे बड़ी आ गई, तो मैंने बड़े का साइन लगा दिया। अब देखो इसको भी ऐसे कर लेते हैं, 13 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ 11 में, मैंने 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया। तो 3 8 जा कितना होता है देखो, ओ सॉरी 13 7 जा कितना हो गया, 91, और 8 टाइम हो गया, देखो कितना आ गया, 104 आया कि नहीं आया। तेरह अट्ठे 104 हो गया ना, तेरह अट्ठे कितना होता है, 104 ही हो गया। और मैंने देखा यहाँ पे बचेगा 6, और यहाँ पे भी कुछ नहीं बच रहा, सिर्फ 6 बच रहा है। मैंने और 0 बढ़ा लिया, 13 कितना हो गया, 52 हो गया। तो मुझे पता चल गया ये जो वैल्यू आ रही है वो 0.84 आ रही है, यानी कि ये भी इससे बड़ी आ रही है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, ये आ रही है, फिर ये आ रही है, फिर ये आ रही है। तो इनके बीच में ऐसा जो साइन मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। और हमने देखा पहला ही वाला हमारा सही है, यही हमारा हो गया आंसर। बहुत इजी है यार, आराम से कर सकते थे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, देखो ये है कि 4a-b का होल स्क्वायर 9-bc के फैक्टर्स क्या है। हमने क्या करने हैं, इनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखो यार इसको फैक्टर कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, ये मैं इधर को साइड में कर देता हूँ। ये देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 में a-b का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। और सेम चीज़ मैं इसके साथ भी लिख सकता हूँ, -3 में p-c का होल स्क्वायर, कर दिया मैंने, ऐसे लिख दिया। तो ये जो वैल्यू आ रही है मेरी a² - b² वाली वैल्यू आ गई। तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, एक बार इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा 2a-b, एक बार मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा इनको, और एक बार क्या कर दूंगा, इन दोनों को मैं
माइनस कर दूंगा तो मैं लिखा 2a माइनस बी माइनस में 3 इंटू में b माइनस में c। तो देखो ये कितना हो गया 2a माइनस 2b, ये बचेगा प्लस का 3b। तो ये बचेगा जी आपका 2a तो बचेगा, ये बचेगा ये माइनस का 2b प्लस का 3b यानी कि माइनस का b बचेगा, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 3c। एक फैक्टर तो ये आया। तो हमने देखा 2a माइनस बी माइनस 3c एक ही ऑप्शन में आ रहा है इसमें, और नीचे भी आ रहा है, यानी कि हमें दूसरे में भी जाना पड़ेगा। और तो मैं कर लेता हूँ, देखो मैंने करा 2a माइनस 2b और ये माइनस में 3b, तो माइनस का 5b भी आ रहा है, तो 2a माइनस का 5b और प्लस का कितना आ रहा है 3c। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और यार ये इस वीडियो का अभी लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर मैं चाहता हूँ एक सेकंड पार्ट में ज़रूर जल्दी लेके आऊँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा यार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी दे दीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँ। ये कह रहा है यदि एक वृत्त की परिमाप तथा क्षेत्रफल समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सिंपल सी बात है, वो कह रहे हैं कि भाई परिमाप मतलब देखो 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो गया, और ये उसका परिमाप या परिधि हो गई, दोनों बराबर है। तो मैंने देखा पाई से पाई कटा, आर से आर कटा, तो आर बराबर कितना आ गया, दो दो यूनिट आ गया। कितना आ गया, 2 यूनिट, यानी कि 2 इकाई। तो ए ही आंसर हो गया हमारा, ए आंसर हो गया। बहुत ही बढ़िया। चलो चलते हैं बस, अब ये इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं यार, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसका मैं जल्दी सेकंड पार्ट लेके आऊँगा।